बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Dear students, today we will discuss hydrosphere. Hydrosphere, succession that occurs in water bodies is called hydrosphere. Hydrosphere has following stages. First, phytoplankton stage. Second, submerged stage. Third, floating stage. Fourth, reed swamp stage. Fifth, sedge meadow stage. Sixth, woodland stage. Seventh, climax stage. And eighth, formation of community. वाटर बॉडीज में होने वाला सक्सेशन हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। हाइड्रोस्फीयर की मंदरजा झैल स्टेजेस हैं। नंबर 1 फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, नंबर 2 सबमर्ज स्टेज, नंबर 3 फ्लोटिंग स्टेज, नंबर 4 रीड स्वैम्प स्टेज, नंबर 5 सेज मीडो स्टेज, नंबर 6 वुडलैंड स्टेज, नंबर 7 क्लाइमैक्स स्टेज और नंबर 8 कम्युनिटी का बनना। Phytoplankton stage. Unicellular floating algal plants like diatoms are called phytoplanktons. These are pioneer species of a water body like pond. Their spores are carried by air to pond. The phytoplanktons are followed by zooplanktons. They settle down to the bottom of the pond. After death, they decay into the humus. तैरने वाले यूनिसेलर अल्गल प्लांट्स जैसे कि डायटम्स को फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। वाटर बॉडी जैसे कि पॉन्ड की ये पाइनियर स्पीशीज़ हैं। इनके स्पोर्स हवा के ज़रिए से पॉन्ड तक जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन्स फॉलो करते हैं। ये डेथ के बाद पॉन्ड के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। इनकी डिकम्पोजिशन से ह्यूमस प्रोड्यूस होता है। द ह्यूमस इज मिक्स्ड विद सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। दे आर मूव्ड बाय रन ऑफ वाटर एंड वेव एक्शन ब्रिंग्स these particles into the basin. Now soil builds up. The pond becomes shallower and further environmental changes follow it. Humus सिल्ट और क्ले के साथ मिक्स हो जाता है। ये रन ऑफ वाटर की वजह से मूव होते हैं और वेव एक्शन की वजह से पार्टिकल्स के साथ बेसन तक पहुंच जाते हैं। इस तरह सॉइल बनती है। पॉन्ड कम गहरा हो जाता है और इसमें मज़ीद इन्वायरमेंटल चेंजेस होती हैं। Submerged stage. The water body has become shallow now. There is increasing light penetration in shallow water. This is suitable for growth of rooted submerged species. Plants are entirely submerged near the bank of lake or pond. These are pioneers of the hydrosphere. They include several plants like Hedrilla, Potamogeton, etc. Thus, these plants grow at वेरियस डेप्थ। वाटर बॉडी कम गहरा हो जाता है। कम गहरे पानी में लाइट की पेनिट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ये रूट वाली सबमर्ज स्पीशीज़ की ग्रोथ के लिए सूटेबल है। लेक या पॉन्ड के किनारे के पास प्लांट्स मुकम्मल तौर पर सबमर्ज्ड होते हैं। ये हाइड्रोस्फीयर के पायनियर्स हैं। इनमें बहुत से प्लांट्स जैसा कि हेड्रिला और पोटामोजेटन वगैरह शामिल हैं। इस तरह ये प्लांट्स मुख्तलिफ डेप्थ पर ग्रो करते हैं। They are mostly rooted in the muddy or sandy bottom. Light can penetrate there. There is death and decay of submerged plants. Thus, material is collected at the bottom of lake. Inorganic sediment is still entering in lake. It is trapped more quickly by the net of plant roots and rhizomes. The pond becomes shallow now. Therefore, the habitat becomes suitable
for floating species but less suitable for rooted and submerged plants. ये प्लांट्स ज़्यादातर बॉटम की मड या सैंड में रूटेड होते हैं। लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। सबमर्ज प्लांट्स की डेथ के बाद डिकम्पोजिशन होती है। इस पर लैक के बॉटम पर मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। अभी भी लैक में इनऑर्गेनिक सेडिमेंट आ रहा होता है जिसे प्लांट रूट्स या राइजोम्स का नेट जल्दी से ट्रैप कर लेता है। अब पॉन्ड शैलो हो जाता है, इसलिए हैबिटेट फ्लोटिंग स्पीशीज के लिए सूटेबल हो जाता है, जबकि रूटेड और सबमर्ज प्लांट्स के लिए कम सूटेबल होता है। फ्लोटिंग स्टेज, द वाटर डेप्थ ऑफ lake becomes 6 to 8 feet. Now it is occupied by floating plants. Floating plants are rooted in the mud, but their leaves float on the surface of water. Some free floating species also become associated with rooted plants. Most of these plants have rhizomes. They grow from rhizome. लेक में पानी की गहराई 6 से 8 फुट तक हो जाती है। अब इसे फ्लोटिंग प्लांट्स ऑक्युपाई कर लेते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स मड में रूटेड होते हैं, लेकिन पानी की सरफेस पर इनके लीव्स फ्लोट करते हैं। कुछ फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज रूटेड प्लांट्स के साथ एसोसिएट हो जाती हैं। इन अक्सर प्लांट्स में राइजोम होते हैं। ये राइजोम से ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल्स आर निम्फिया, नीलम्बियम, nymphoids and Eichhornia. Nymphia and Eichhornia have broad leaves. They cover the water surface. It cuts off light for the submerged plants. These plants migrate to deeper water or diet, soil, and dead plants accumulate in the lake. Now these habitats become unfit for floating plants. इनकी एग्जाम्पल्स में निम्फिया, नीलम्बियम, निम्फाइड्स और इकॉर्निया शामिल हैं। निम्फिया और इकॉर्निया के लीव्स ब्रॉड होते हैं। ये वाटर सरफेस को कवर कर लेते हैं, इससे सबमर्ज प्लांट्स तक लाइट नहीं पहुंचती। ये प्लांट्स डीपर वाटर में माइग्रेट करते हैं या मर जाते हैं। सॉइल और डेड प्लांट्स लेक में एकमुलेट होते हैं। इस तरह ये हैबिटेट्स फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं होते या अनफिट हो जाते हैं। रीड स्वैम्प स्टेज, द वाटर हैज़ बिकम शैलो, नाउ इट हैज़ बिकम सूटेबल फॉर द पार्शली सबमर्ज्ड प्लांट्स। देयर लीव्स आर रेज्ड above the water surface. Some common plants are Sagittaria, Typha, Sparganium, Polygonum, etc. These plants give shade to the surface of water. They retain the sedimentary material. It builds up the lake banks. Thus the water depth is further decreased. इस स्टेज पर पानी शैलो हो गया है। अब ये पार्शली सबमर्ज प्लांट्स के लिए सूटेबल बन गया है। इनके लीव्स पानी से बाहर होते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में सेजिटेरिया, टाइफा, स्पर्गेनियम, पोलीगोनम वगैरह शामिल हैं। ये प्लांट्स पानी की सरफेस पर शेड करते हैं। ये सेडिमेंट्री मटेरियल को रिटेन करते हैं। इस तरह लेक बैंक्स बनते हैं। इस तरह मज़ीद पानी की डेप्थ या वाटर डेप्थ कम हो जाती है। सेज मीडो स्टेज, नाउ द लेक हैज़ बिकम वेरी शैलो, thus the sedges and grasses dominate the area. Some of these are carex, juncus, scirpus, etc. They develop rhizomes and slender roots. These plants accumulate plant debris and soil. They transpire a large amount of water.
Therefore, the habitat becomes dry. It becomes unsuitable for sedge meadow plants. इस स्टेज पर लेक बहुत कम गहरी हो जाती है, इसलिए इसमें सेजेस और ग्रासेस ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें कैरेक्स, जंकस और स्क्रिपस वगैरह शामिल हैं। ये राइजोम्स और सिलेंडर रूट्स डेवलप करते हैं। ये प्लांट डेब्रिस और सॉइल को अकोमोडेट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी ट्रांसपायर करते हैं, इसलिए हैबिटेट ड्राई हो जाता है। ये हैबिटेट सेज मीडो प्लांट्स के लिए अनफिट हो जाता है। Woodland stage. Now certain species of shrubs and trees appear. They can tolerate waterlogged soil condition. Species of Salix and Populus grow there. These plants produce shade. They also lower the water table by transpiration. They also build up the soil. Thus, habitat becomes unfavorable for woodland. इस स्टेज पर कुछ श्रब्स और ट्रीज की स्पीशीज अपेयर होती हैं जो वाटरलॉग कंडीशन को टॉलरेट कर सकती हैं। सेलेक्स और पॉपुलस की स्पीशीज ग्रो करती हैं। इन प्लांट्स से साया होता है। ये प्लांट्स ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से वाटर टेबल को भी नीचे कर देते हैं। ये सॉइल बनाते हैं। इस तरह ये हैबिटेट वुडलैंड के लिए अनफेवरेबल हो जाता है। Climax stage. Now soil is enriched with minerals. The water table has also gone down. These conditions are favorable for other plants. Hydrophytes are replaced by mesophytes. Ultimately, a stable community is formed. It is primarily controlled by climatic conditions. This stage is dominated by annual trees. इस स्टेज पर सॉइल मिनरल्स के साथ एनरिच हो जाती है। वाटर टेबल भी नीचे चला जाता है। ये कंडीशंस दूसरे प्लांट्स के लिए फेवरेबल हो जाती हैं। हाइड्रोफाइट्स की जगह मीजोफाइट्स आ जाते हैं। अल्टीमेटली एक स्टेबल या क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। इब्तदाई तौर पर क्लाइमेटिक कंडीशंस ये कंट्रोल करती हैं। इस स्टेज पर एनुअल ट्रीज ज़्यादा पाए जाते हैं। Finally, a self-perpetuating climax community develops. It may be a forest if the climate is humid. It may be grassland in case of subhumid environment, or it may be a desert in arid and semi-arid conditions. A forest is characterized by presence of all types of vegetation. These include herbs, shrubs, mosses, shade-loving plants, and trees. Decomposers are frequent in climax vegetation. आखिरकार एक सेल्फ परपेचुएटिंग क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। अगर क्लाइमेट ह्यूमिड है तो ये फॉरेस्ट हो सकता है। अगर सम ह्यूमिड है तो ये ग्रासलैंड हो सकता है। इसी तरह से अगर क्लाइमेट एरिड या सेमी एरिड हो तो ये डेजर्ट हो सकता है। फॉरेस्ट में तमाम अक़साम की वेजिटेशन पाई जाती हैं। इनमें हर्ब्स, श्रब्स, मॉसेस, शेल लविंग प्लांट्स और ट्रीज शामिल हैं। क्लाइमैक्स वेजिटेशन में डिकम्पोजर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। Formation of a community. The overall changes taking place during development of successional communities. These changes include building up of substratum, shallowing of water, addition of humus and minerals, soil building, and aeration of soil. The water body is filled with sediments. Now the area of open water decreases. The vegetation types move inwards as water becomes shallower. तमाम तर चेंजेस सक्सेशनल कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट के दौरान होती हैं। इन चेंजेस में सबस्ट्रेटम का बनना, पानी की गहराई का कम होना, मिनरल्स और ह्यूमस का ऐड होना, सॉइल का बिल्ड होना और सॉइल की एरेशन शामिल हैं। वाटर बॉडी सेडिमेंट्स के साथ फिल हो जाती है। इस तरह ओपन वाटर का एरिया कम हो जाता है।
पानी की गहराई कम होने पर वेजिटेशन की अक़साम वाटर बॉडी के अंदर की जानिब मूव करती हैं। Many of such communities can be seen growing together in a water body. The center is occupied by floating and submerged plants with reeds nearer the shores. It is followed by sedges and grasses growing at the edges. Still further are shrubs and trees. They occupy the dry land. वाटर बॉडी में इस तरह की बहुत सी कम्युनिटीज़ को इकट्ठे देखा जा सकता है। समर प्लांट्स और फ्लोटिंग प्लांट्स सेंटर में होते हैं, जबकि रीड्स किनारों के करीब पाए जाते हैं। इसी तरह से सेजेस और ग्रासेस किनारों पर पाए जाते हैं। इनके आगे श्रब्स और ट्रीज होते हैं। ये ड्राई लैंड पर होते हैं। Dear students, here we can see different stages of hydrosphere. First are phytoplankton, then submerged, floating leaves, reed swamp, marsh meadows, woodland, and climax. Dear students, today's lecture is ended here.